Welcome students of ninth class. Welcome to my YouTube channel Physics Info. We were discussing about the chapter motion. तो अब तक जो मैंने आपको मोशन चैप्टर में पढ़ाया है, हम आज एक काम करते हैं। आज हम जहां तक हमने पढ़ा है वहां तक का एक रिवीजन नोट जो है वो पढ़ लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले पॉइंट ये है कि चैप्टर का नाम है मोशन। क्लियर? चैप्टर का नाम क्या है? मोशन। और आपको याद हो, मोशन मीन्स नथिंग बट मूवमेंट ऑफ समथिंग या मूवमेंट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। A simple definition, a simple meaning of motion, यही था। अपने हाथ का मूवमेंट करना, किसी भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट करना किसी भी तरीके से कहीं पर भी। अब लाइक माय हैंड्स आर मूविंग, समझ रहे हैं मेरी बात को? तो ऐसे में किसी भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट मोशन कहलाती है। बट आपको याद हो, अगर मैंने आपको इसकी फिजिक्स के अकॉर्डिंग एज पर फिजिक्स जो डेफिनेशन मैंने आपको बताई वो क्या है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती है, चेंज इन पोजीशन। और विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज इन पोजीशन ही क्या कहलाता है कि ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। क्या कहलाता है? ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। क्लियर? बात समझ में आ गई? फिर उसके बाद मैंने आपको कई एग्जांपल बताए थे। एग्जांपल में मैंने कहा जैसे आप लोग घर में बैठे हैं तो आप देख सकते हैं फैन का रोटेशनल मोशन में रहना, रोटेशनल मोशन में रहना, है ना? फोन, मोबाइल फोन का वाइब्रेट करना, तो उसको हम क्या नाम दे सकते हैं? वाइब्रेशनल मोशन नाम दे सकते हैं। देखिए आप एक बात सुनिएगा, यहाँ पे एक्चुअल में मोशन मतलब मूवमेंट होती है, बट उस मूवमेंट के दौरान ऑब्जेक्ट की ट्रेजेक्टरी क्या होती है, वो ट्रेजेक्टरी यहां मैटर करती है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर उसका पाथ सर्कुलर है तब हम उसे रोटेशनल मोशन का नाम देते हैं। बात आती है वाइब्रेशनल की, तो मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, मैंने बताया भी था आपको कि वाइब्रेशनल मोशन एक्चुअल में ऑक्सीलेटरी मोशन का ही एक टाइप है। और इस ऑक्सीलेटरी मोशन में हम लोग क्या कहते हैं कि बॉडी का पाथ कैसा होता है? हम कहते हैं टू एंड फ्रो। क्या कहते हैं? टू एंड फ्रो, अप एंड डाउन। ठीक है, बात समझ में आ रही है? फिर हम क्या कहते हैं? बैक एंड फोर्थ। क्या रिप्रेजेंट करते हैं? बैक एंड फोर्थ। तो ये सब क्या है? ये सब मोशन के जो जो उसके पाथ है, टू एंड फ्रो, इधर उधर, अप एंड डाउन, और बैक एंड फोर्थ मतलब होता है आगे होना फिर पीछे होना। तो लगातार जो रिपीटेशन है ना, ये क्या कहलाता है? ये ऑक्सीलेटरी मोशन कहलाता है। अब जैसे एक बच्चा झूला झूल रहा है तो आपको उसका जो टू एंड फ्रो पाथ है वो आपको दिखाई दे रहा है। तो सवाल मन में ये आता है कि सर वाइब्रेशन को ऑक्सीलेटरी का टाइप हमने कैसे कहा? वाइब्रेशन में ये चीज बहुत फास्ट होती है और बहुत स्मॉल
डिस्प्लेसमेंट के साथ होती है, समझ रहे हो? उसमें जो जिस तरह से बच्चा जब झूला झूलता है तो उसमें उस तरह का जो एम्पलीट्यूड है, जो डिस्प्लेसमेंट है मीन पोजीशन से, वो आपको आगे जाता हुआ और पीछे आता हुआ दिखाई देगा। लेकिन वाइब्रेशन में क्या होता है, बिल्कुल ऐसे इस तरह से। अब आपको क्या लग रहा है, इधर से उधर हो रहा है, पर इसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा नहीं है। इसीलिए जब डिस्प्लेसमेंट ज्यादा ना हो और टू एंड फ्रो हो तो ऐसी मोशन को वाइब्रेशनल मोशन कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद बेसिक टर्म्स, यानी कि मोशन मतलब ऑब्जेक्ट की पोजीशन का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये हम लोगों ने पढ़ा। ठीक है, फिर उसके बाद बात आती है रेस्ट की। किसकी बात आती है कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। ठीक है, आपके दिमाग में आएगा कि ठीक है सर रेस्ट पे है, तो रेस्ट के अकॉर्डिंग ठीक है, मूवमेंट नहीं है तो रेस्ट पे है। तो बच्चों इस बात का ध्यान रखना, रेस्ट का मतलब ये है कि पोजीशन चेंज हो ही नहीं रही ऑब्जेक्ट की। पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सही बात है ना? क्या टाइम किसी के लिए रुकता है? टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, समझ रहे अपनी बात? लेकिन पोजीशन उसकी चेंज नहीं हो रही, टाइम तो लगातार चलता ही रहता है। बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन ही चेंज नहीं हो रही, इट मींस वो रेस्ट पे है। सिंपल सी बात है कि वो रेस्ट पे है। आप अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देख लीजिए, आप घर में हैं, आप किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स को देख लीजिए। नॉन लिविंग थिंग्स में जब तक आप उसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट नहीं करेंगे, वो जहां रखी है वहीं रखी रहेगी, टाइम स्पेंड होता रहेगा। आप सपोज कि फिलहाल अगर मैं बात करूँ कि 9 o'clock है, ठीक है, फिर 9 to 10 की अगर मैं बात करूँ, 1 घंटे तक आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोकस करते रहो, 1 घंटे बाद देख लेना वो भी वहीं रखा रहेगा ऑब्जेक्ट। क्यों? आपने पहली बात उस पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं किया, है ना? दूसरी बात उसकी कोई पोजीशन चेंज नहीं हुई। क्लियर है? पोजीशन कब चेंज होती है? जब तक आप उस पर फोर्स लगाएंगे। इज इट क्लियर बच्चों? तो that is called at rest. The object is at rest. Clear? फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट और रेस्ट की डेफिनेशन के बाद हम लोग बेसिक टर्म्स पे आए थे, डिस्टेंस पे। ठीक है बच्चों, डिस्टेंस एंड सेकेंड वन वाज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है बच्चों, अब दोनों में क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है? तो बच्चों जो डिस्टेंस है दैट इज द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, और ये द शॉर्टेस्ट पाथ। द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड by an object। ठीक है बच्चों, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। अब पॉइंट क्या है, ध्यान दीजिएगा। सपोज कि ये एक स्क्वायर है, लाइक एक मान लीजिए एक कोई बाउंड्री है, उसकी शेप स्क्वायर जैसी है, स्क्वायर शेप है वो, ए बी सी डी, ये चारों वर्टेक्स जो कॉर्नर्स का नाम हो गया स्क्वायर का। मान लीजिए कि रोहन जो है वो पॉइंट ए पर, बहुत ये बता चुका मैं, अब उसे डी पर जाना है, तो वो कैसे जा रहा है? एक्चुअल में ए से बी गया, बी से सी गया, देन सी से डी गया। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा जो उसका एक्चुअल डिस्टेंस है, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ जो है उसका, रोहन ने जो कवर किया वो रहेगा, एक्चुअल पाथ जो रहेगा वो रहेगा एक्चुअल पाथ that will be equal to AB plus BC plus CD, ये रहेगा। लेकिन अगर मैं बात करूं उसके शॉर्टेस्ट पाथ की, जहां वो जा सकता था, दैट इज A to D, है ना?
शॉर्टेस्ट पाथ की अगर मैं बात करूं, जैसे वो जा सकता है तो क्या है ए टू डी। तो बच्चों जो एक्चुअल पाथ है ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, तो ये एक्चुअल पाथ डिस्टेंस के इक्वल होता है, इसी को डिस्टेंस कहते हैं। लेकिन बात करें अगर शॉर्टेस्ट पाथ की, तो शॉर्टेस्ट पाथ ए से डी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो शॉर्टेस्ट पाथ जो ए से डी है दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। बात समझ में आ रही है? अब ये जरूरी नहीं है कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो तो शॉर्टेस्ट पाथ अवेलेबल हो। इट इज जस्ट ए ज्योमेट्रिकल कंसेप्शन, हो भी सकता है नहीं भी, पहले बता रहा हूं। सपोज ध्यान दो, स्ट्रेट लाइन मोशन है। कैसा मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन है, ए टू बी। ध्यान से समझना अभी, ए टू बी स्ट्रेट लाइन मोशन है, बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ में है, ए से बी पर जाना है। सवाल यह है कि डिस्टेंस क्या हुई, डिस्प्लेसमेंट क्या हुई। अब आप मुझे ये बताइए कि जब वो गया ही स्ट्रेट लाइन पाथ में है तो ऐसे में डिस्टेंस भी क्या होगी? डिस्टेंस होगी ए बी। और बच्चों इस केस में डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा? तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट भी होगा ए बी। तो क्या मीनिंग निकला इसका? इसका मीनिंग ये निकला कि स्ट्रेट लाइन मोशन में, यानी कि जब कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ में होता है तो उस केस में उसके इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन के बीच डिस्टेंस भी वही होता है और डिस्प्लेसमेंट भी वही होता है। क्लियर? फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन विदाउट एनी डिसकंटिन्यूअस नेचर, यानी कि बिना किसी ब्रेकिंग पॉइंट के। आपको ये कहेगी सर स्ट्रेट लाइन पाथ तो ये भी था, ए से बी, बी से सी, सी से डी, उसका इनिशियल पॉइंट ए ये रहा और फाइनल पॉइंट डी ये रहा। यहाँ तो डिस्टेंस अलग है। मैंने पहले कहा जब वो गया यहाँ से यहाँ तक तो डिसकंटिन्यूटी कहाँ कहाँ रुका? पहले बी पे गया, फिर सी पे गया, फिर डी पे गया। और इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में क्या डिफरेंस है कि यहाँ ए से बी, बी से सी, दो पॉइंट रास्ते में आ रहे हैं डी पर जाने से पहले। वो बी से सी दो अलग अलग जगह से होता हुआ डी पर आया है, लेकिन यहाँ पर एक इनिशियल है और बीच रास्ते में कोई नहीं है, फाइनल डायरेक्ट है बी, फाइनल पॉइंट डायरेक्ट है बी। तो A to B initial point and final point is same, so that's why we can say that distance and displacement both are same. यहां तक क्लियर? फिर उसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट देखो, कंपैरिजन। अगर इस एग्जांपल को और इस एग्जांपल को अब आप लोग कंपेयर कीजिए, क्योंकि मैं आपको जो अगला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं वो है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस। ठीक है बच्चों, क्या पढ़ने जा रहा हूं? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का डिफरेंस। ध्यान दीजिए बच्चों, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, पॉइंट क्या है? डिस्टेंस क्या है बच्चों? डिस्टेंस है, पहला पॉइंट तो इनकी डेफिनेशन ही हो गई कि एक्चुअल पाथ कवर्ड। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात क्या होगी? डिस्प्लेसमेंट हो गया बच्चों क्या? द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। ठीक है, सेकंड डिफरेंस। अब आप देखो यहाँ पे इस एग्जांपल और इस एग्जांपल से क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा कि डिस्टेंस जो है ग्रेटर और इक्वल। देखो ये आपके लिए नया है, ग्रेटर देन और इक्वल के साइन को जब कंबाइंड करके लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ग्रेटर और इक्वल। ठीक है, दोनों को कंबाइंड करके ऐसे लिखते हैं। इसमें मतलब एक ही पॉइंट से हम दो अलग अलग पॉइंट बातों को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। अगर मैं इस साइन को देखूं, इसको ना देखूं, तो डिस्टेंस बड़ा हो सकता है किससे?
डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर हो सकता है। अगर मैं इसको कंसिडर ना करूं, इसको देखूं, तो यहाँ पे देखने को मिलेगा कि डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है, जैसा कि हमारे इस एग्जांपल से हमें देखने को मिला। और इस वाले एग्जांपल से हमें ये देखने को मिला कि डिस्टेंस ग्रेटर है डिस्प्लेसमेंट से। तो इसका मतलब ये है कि दोनों डिस्टेंस ग्रेटर और इक्वल हो सकता है, लेकिन छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि छोटे का नाम ही डिस्प्लेसमेंट है। हम डिस्टेंस को शॉर्टेस्ट कैसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग ही यही है, द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड। तो इक्वल हो सकता है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब उसके बाद इसी पॉइंट को आप डिस्प्लेसमेंट में अगर शो करना चाहें तो कैसे शो कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस। ठीक है। थर्ड वन, डिस्टेंस इज ए मल्टी वैल्यूड, ये मैंने आपको बताया था, मल्टी वैल्यूड फंक्शन, जबकि डिस्प्लेसमेंट इज अ सिंगल वैल्यूड। क्या मीनिंग है बच्चों इसका? मल्टी वैल्यूड और सिंगल वैल्यूड का क्या मीनिंग है? देखिए दोबारा बता देता हूं, आपके सामने है। मैं ये वाला एग्जांपल से आपको समझाना चाहूंगा कि मल्टी वैल्यूड मतलब होता है एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिंगल वैल्यूड का मतलब है कि इसकी वैल्यू एक ही होती है। क्या होती है इसकी वैल्यू? एक ही होती है। कैसे? कि ए से बी, मान लीजिए ये एक शॉर्टेस्ट पाथ है, लेकिन अगर मान लीजिए एक रास्ता ये भी अगर जा रहा हो, या एक ऐसे भी जा रहा हो, है ना, एक ऐसे और फिर ऐसे जा रहा हो, तो अब क्या लग रहा है आपको? यही लगेगा कि जो मैंने ये 1, 2, 3 और 4, अगर मैं आपसे इनके बारे में पहचान करने के लिए कहूं कि इनमें से डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, स्वाभाविक है आपका आंसर होगा 3। शॉर्टेस्ट पाथ वही तो है ना, 3 तो है शॉर्टेस्ट पाथ। लेकिन अगर आप बात करें 1, 2 और 4 की, तो इनको हम अलग अलग डिस्टेंसेस का नाम दे सकते हैं। इसका मतलब हो सकता है, देखिए अगर एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के कई रास्ते अगर होते हैं तो वो डिस्टेंसेस में काउंट होंगे, ठीक है, लेकिन जो उनमें से सबसे शॉर्टेस्ट होगा स्ट्रेट लाइन होगा। एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बोल रहा हूं यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इज अ शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ। शॉर्टेस्ट पाथ से कहने से काम चलेगा, बल्कि मैं कहूंगा शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ कवर्ड फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। ठीक है, फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। तो बच्चों ये है कि डिस्टेंस 1, 2, 4 में आएंगे, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 3 में आएगा। इसलिए मल्टी वैल्यूड हो सकते हैं अगर अवेलेबल है तो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सिंगल वैल्यूड ही होगा, जो मतलब जिसकी वैल्यू सिंगल होगी। और नंबर 4 पे कि डिस्टेंस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव इन द सेंस न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से पॉजिटिव होती है। लेकिन आप ये मत समझिएगा डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव का मतलब हमारा आंसर नेगेटिव में आ रहा है। इसका मतलब कई कैलकुलेशंस, कई क्वांटिटी ऐसी भी हो सकती हैं जिनका आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है डेली लाइफ में। मतलब अगर मुझे कोई ये कहे कि ए से डी सपोज कि ये -5 मीटर है, तो मैं कह सकता हूँ कि -5 मीटर है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। नेगेटिव का सेंस क्या है वो समझना जरूरी है, यहाँ पे बताऊंगा मैं आपको। तो डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू पॉजिटिव, नेगेटिव और 0, तीनों में से कुछ भी हो सकती है। और डिस्टेंस के बारे में मैं कहूंगा कि पॉजिटिव ही होती है। अब 0 क्यों कह सकते हैं? कई बार जब आप कहीं चलेंगे ही नहीं, जब आप कहीं जाएंगे ही नहीं, तब आपका डिस्टेंस 0 ही तो कहलाएगा। ठीक है, आप घर पर पिछले 1 घंटे से आप एक ही चेयर पे बैठे हुए हैं, आप कहीं नहीं जा रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि डिस्टेंस 0 है। लेकिन सवाल इस पे है सर डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव है, ये तो चीज क्लियर हो जाएगी, क्योंकि इनिशियल से फाइनल पोजीशन, ठीक है, हमने कुछ काउंट कर लिया, मान लो 5 मीटर है तो 5 मीटर इज अ डिस्प्लेसमेंट। बट सवाल ये है कि नेगेटिव और 0 का क्या मतलब है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और बच्चों
नेगेटिव पर जाने से पहले मैं आपको जीरो के बारे में समझाता हूं। आप डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन को पकड़ के रखिएगा कि इट इज द शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। अब ये जो इनिशियल और फाइनल का चक्कर है, चलिए समझते हैं इसको। कि एक पर्सन, मान लीजिए आप अपने पर लीजिए एग्जांपल, ये अपने पर इस चीज को कंसिडर कीजिए कि ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ठीक है। अब आप लोग सुबह 8 बजे घर से स्कूल जाते हैं और दिन में 3 बजे आप लोग घर वापस आ जाते हैं। तो मुझे ये बताइए कि 8 बजे सुबह के यानी कि 8 AM आप लोग गए और 3 PM आप लोग घर पर आए, यानी कि इस 7 आवर्स के दौरान आप क्लासरूम में थे। मैं उसके बारे में जिक्र नहीं कर रहा हूं, मैं तो 7 आवर्स का इंटरवल कंसीडर कर रहा हूं, 7 आवर्स इंटरवल। तो उसमें मैं ये कहूंगा कि घर और स्कूल के बीच का जो डिस्टेंस है, ठीक है, मान लीजिए वो भी कुछ शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन पाथ है, मान लीजिए कि 2 किलोमीटर है मान लीजिए। तो लेकिन जब आप 7 घंटे के बाद वापस घर पे आते हैं तो आप सोचिएगा कि इनिशियल पोजीशन बी और फाइनल पोजीशन दोनों के दोनों वो इस 7 आवर्स के इंटरवल में कौन रहा? वो रहा आपका घर। यानी कि आपकी जो इनिशियल पोजीशन काउंट हुई वो फाइनल पोजीशन भी और इनिशियल पोजीशन भी दोनों आपके घर ही है। इट मींस क्या हुआ? इट मींस डिस्प्लेसमेंट जीरो। क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट जीरो। तो कई बार ऐसा सोचने पे मजबूर कर देता है इंसान को कि सर हम इतना चल के भी आए हैं, मूवमेंट भी किया है, तभी हम डिस्प्लेसमेंट जीरो कह रहे हैं। तो ऐसे में मैं ये जरूर कहूंगा कि एक्चुअल में ये एक ज्योमेट्रिकल कंसेप्ट है, डायरेक्शन बेस्ड कंसेप्ट है, ठीक है। और जो क्वांटिटीज डायरेक्शन बेस्ड होती है ना, डायरेक्शन बेस्ड होती है, वो वेक्टर क्वांटिटीज कहलाती है। और ये जो नेगेटिव वाला पॉइंट है ना, ये इसी पे लागू होता है। आपको याद हो नेगेटिव वाले पॉइंट के लिए मैंने आपको नंबर लाइन का सिस्टम समझाया था, याद है आपको? नंबर लाइन वाला सिस्टम आपको समझाया था कि एक नंबर लाइन हमने कंसिडर किया, ठीक है। ये जीरो, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई, ये पॉइंट एफ, ठीक है। हर एक इंटरवल का जो गैप है वो 1 किलोमीटर का है। ठीक है। अब एक बात बताइए, मान लीजिए एक पर्सन ओ से, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट उसका ओ है। देखिए मैं पहले बताता हूं, स्टार्टिंग पॉइंट ओ ए बी सी डी कहीं पर कुछ भी हो सकता है, मैं तो जस्ट फॉर एक कन्वीनियंस उसका स्टार्टिंग पॉइंट ओ लेके चल रहा हूं। तो मान लीजिए वो पर्सन ओ से सी तक गया पहले, और फिर वो सी से एफ तक आकर के रुक गया, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि विद रिस्पेक्ट टू दिस डायरेक्शन, अगर मैं इस डायरेक्शन में जाता हूं नंबर लाइन में, तो आपको याद होगा कि अगर आप ओरिजिन से राइट साइड में जाते हैं तो आप उस डायरेक्शन में क्या लेके चलते हैं? उस डायरेक्शन में वैल्यूज को आप क्या कंसीडर करते हो? पॉजिटिव। और इस के अपोजिट अगर आप जाते हैं तो उसकी डायरेक्शन में जो वैल्यूज आएंगे उसको आप क्या लेंगे? नेगेटिव। एक बात मैं आपको बता देता हूं, ये जरूरी नहीं है कि आप देखो जैसा आपने नंबर लाइन में पढ़ा है ना वैसे बता रहा हूं एक्चुअली, तो कंफ्यूज मत होना। राइट साइड की डायरेक्शन पॉजिटिव, लेफ्ट साइड की डायरेक्शन नेगेटिव, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों पॉजिटिव और नेगेटिव की अगर आप बात की जाए तो जब वो सी पर गया और सी से एफ वापस आया, तो पहली बात तो ये काउंट करो कि उसका डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि हम नेगेटिव वाला पॉइंट शो करना चाह रहे हैं, उसका इनिशियल पोजीशन क्या था? ओ, और फाइनल पोजीशन क्या था? एफ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट को मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू
फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन, ठीक है, फाइनल पोजीशन माइनस में इनिशियल पोजीशन। और बच्चों फाइनल पोजीशन क्या, फाइनल पोजीशन जो है वो है -2 किलोमीटर। देखो ना 1 और 1 2, -2 और -0, क्योंकि लेफ्ट साइड की डायरेक्शन में जो वैल्यूज होंगी उसको हम नेगेटिव लेंगे ना, तो ऐसे में -2 -0 कितना आया, -2 किलोमीटर। तो मैं फिर से एक बात रिपीट करना चाहता हूं यहाँ पे कि जो ये -2 है, ये -2 सिर्फ डायरेक्शन के ऊपर बेस्ड होने से माइनस में आ रहा है। इज इट क्लियर? एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको यहाँ पे दिया है, अभी बहुत सारे एग्जांपल हम आगे करने वाले हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं एक फिफ्थ डिफरेंस ये ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होता है, ये तो श्योर है, कोई जरूरत नहीं है, बट ये नेगेटिव और जीरो कैसे होता है, सवाल वहां है, ठीक है ना। तो वो आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। और इसी बेस पर हम कह सकते हैं कि जिस क्वांटिटी की वैल्यूज डायरेक्शन बेस्ड हो, उन क्वांटिटीज को, उन फिजिकल क्वांटिटीज को वेक्टर क्वांटिटीज कहा जाता है, ठीक है। और डिस्टेंस की अगर मैं बात करूं बच्चों, तो डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटीज हैं जिनमें डायरेक्शन चेंज हो, कुछ भी हो, डज नॉट मैटर, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आप एक काम कीजिएगा, फिजिक्स इन्फो बाय रोहित सिंह अहलूवालिया, ये मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप लोग अपने यूट्यूब चैनल पर, यूट्यूब में जाकर के इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। उससे क्या होगा कि जब भी मैं अपकमिंग जो मेरे जो वीडियोस होंगे उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, और मैं ग्रुप में वैसे शेयर करता रहूंगा, ठीक है बच्चों। थैंक यू।